दिस साइड इज स्वाति मैम, योर बायोलॉजी मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, ये बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, क्लास 12th बायोलॉजी का इकोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में एक टॉपिक है रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। ठीक है ना, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एबायोटिक फैक्टर को रेस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि जो एबायोटिक फैक्टर, सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, मतलब एबायोटिक फैक्टर बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जो किसी ना किसी तरीके से और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, लाइट, ठीक है ना, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि कैसे, मतलब आप पूरा टाइम एबायोटिक फैक्टर में क्या होता रहता है, इनमें तो चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है ना, अगर हम देखें तो एबायोटिक फैक्टर ऐसा तो है नहीं कि जो कंडीशन है, जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक जैसा बना होता है, नहीं, तो उसमें तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना, कभी टेम्परेचर ज्यादा है, कभी टेम्परेचर कम है, कहीं पर स्नो पड़ रही है। ठीक है, तो हमें अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है ना, तो किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से उन जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके साथ में खुद को कैसे कोप अप करते हैं, उनके साथ खुद कैसे मैनेज करते हैं, वही चीजें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है ना, तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास में, उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बेसिकली हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी वो 4 कैटेगरी है, मतलब इस बेसिस पे कि कैसे वो एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना, इस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला रेगुलेशन या फिर रेगुलेट। ठीक है ना, फर्स्ट रेगुलेट, दूसरा कन्फर्म, तीसरा माइग्रेट एंड फोर्थ है सस्पेंड। ठीक है ना, इस प्रोसेस को रेगुलेशन बोलते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जिनके अंदर हमें रेगुलेशन प्रोसेस देखने को मिलती है उन ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, देखो अब होता क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे बर्ड्स हो गए। रेगुलेशन किस में देखने को मिलता है हमें, बर्ड्स में, मैमल्स में। इसके अलावा भी कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स और लोअर इनवर्टिब्रेट्स में भी बेटा हमें इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, इनमें भी हमें रेगुलेशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम, मोस्टली हमें बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। उसके बाद में अब ये क्या करते हैं बेटा, ये अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, इनके अंदर क्या एबिलिटी है कि ये अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख सकते हैं और अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि बाहर का टेम्परेचर चाहे जो हो, टेम्परेचर में चाहे जितना वेरिएशन आए, लेकिन इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। इनकी बॉडी का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, इसी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है ना, तो हमें इनमें थर्मो रेगुलेशन भी देखने को मिलता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब जो ये प्रोसेस है थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की, ये किसके थ्रू होती है बेटा, इनके अंदर चलती है होम्योस्टेसिस। ठीक है ना, होम्योस्टेसिस की वजह से ही ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब इस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिज्म को काफी पे करना पड़ता है। ठीक है ना, पे मतलब कि इन्हें काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये होम्योस्टेसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवॉल्व नहीं हो पाए। जो ज्यादा एनर्जी को खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, जो ज्यादा एनर्जी को खर्च कर सकते थे इस प्रोसेस में, उन्हीं के अंदर ये प्रोसेस इवॉल्व हुई। ठीक है ना, अब उसके बाद में ये तो हो गया बेटा रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट आया हमारा कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो जो जिनके अंदर कंफर्मेशन प्रोसेस मिलती है उनको हम कंफॉर्मर्स बोलते हैं। ठीक है ना, कंफॉर्मर्स। अब इसमें बेटा 99% एनिमल, मतलब कि इसी कैटेगरी में 99% एनिमल्स और लगभग ऑलमोस्ट प्लांट, सभी के सभी मोस्टली प्लांट्स कंफॉर्मर होते हैं। ठीक है, ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को, क्या है, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। ठीक है ना, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। इनमें क्या होता है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर है तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए इसी वजह से हम इनको एक्टोथर्म बोलते हैं और ये एक नैरो रेंज ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे भी स्ट्रेसफुल कंडीशन इनके पास आती है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज
चेंज होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो इनकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब जो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये किस तरीके से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके बाद इसी को ओवरकम करने के लिए दो और कैटेगरी है, सस्पेंशन और माइग्रेशन, ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड पे, माइग्रेशन पे। माइग्रेशन में क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो टेम्परेरीली मूव कर जाते हैं। टेम्परेरीली मूव करने का मतलब कि मतलब जैसे जिस प्लेस पे जो उनका नेटिव प्लेस है, सपोज करो वहां पर बहुत ही हार्श कंडीशन हो गई है, वहां पर काफी एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो उस प्लेस से कुछ टाइम के लिए, जहां पर भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन देखने को मिले, वो उस प्लेस से अपने नेटिव प्लेस से उस तरफ मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जहां पर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है ना। यानी कि जो ये मूवमेंट होता है, ये माइग्रेशन ही टेम्परेरी होता है, परमानेंट माइग्रेशन नहीं है, दिस इज टेम्परेरी। और जैसे ही उनके नेटिव प्लेस पे वापस से फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वापस लौट के आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि साइबेरिया और जो कोल्ड नॉर्दर्न रीजन है, ठीक है ना, वहां पर काफी ज्यादा विंटर के टाइम पे वहां पर बिल्कुल एक्सट्रीम विंटर होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो वहां से कम एवरी ईयर 1000 ऑफ बर्ड्स माइग्रेट करती हैं भरतपुर नेशनल पार्क में, ठीक है ना। माइग्रेट करती है बेटा भरतपुर नेशनल पार्क में, क्योलाडो घाना भरतपुर नेशनल पार्क, यहाँ पर साइबेरिया से और नदर्न कोल्डर रीजन से 1000 ऑफ बर्ड्स मूव करके, माइग्रेट करके आती हैं, ठीक है ना, विंटर के टाइम पे। और जैसे वहां पर फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वापस से मूव कर जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेटा सस्पेंशन, ठीक है ना। सस्पेंशन मतलब कि ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड करेंगे, रिड्यूस करेंगे और खुद चले जाएंगे डोरमेंट स्टेट में, ठीक है। देखो, सम ऑर्गेनिज्म गो इनटू आ डोरमेंट स्टेट। डोरमेंट स्टेट मतलब कि वहां पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो या तो बिल्कुल रिड्यूस हो गई या फिर उन्होंने ऑलमोस्ट स्टॉप ही कर लिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो काफी स्लो डाउन हो गई है, ठीक है ना। किस वजह से, क्योंकि उनका जो एनवायरमेंट हो गया, उनका जो उनका एनवायरमेंट है, अब वहां पर काफी हार्श कंडीशन है, जो उनके लिए बियरेबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे टाइम पे जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्या बना लेते हैं बेटा, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये स्पोर्स होते हैं बेटा, ये हार्श कंडीशन में भी स्पोर क्या है, स्पोर एक डोरमेंट स्टेट है। स्पोर क्या है, एक डोरमेंट स्टेट है, जैसे चाहे जैसी हार्श कंडीशन, जैसी एक्सट्रीम कंडीशन रहे, स्पोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो ये स्पोर्स वापस से क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम हायर प्लांट्स में देखें, तो हायर प्लांट्स में अगर हम देखें, तो हायर प्लांट्स क्या करते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सीड्स भी डोरमेंट स्टेट होती है, ठीक है ना। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो सीड्स भी जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करें, तो वो चले जाते हैं बेटा हाइबरनेशन में, यानी कि विंटर स्लीप पे, और एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप पे। हाइबरनेशन में जैसे कि बियर की अगर हम बात ले सकते हैं, बियर की इसका एग्जाम्पल है बियर, और एस्टिवेशन का एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, स्नेल एंड फिश, ठीक है ना। उसके बाद में इंसेक्ट्स जो होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स चले जाते हैं बेटा डाइपोज, ठीक है ना। इंसेक्ट्स एंटर इनटू डाइपोज। अब ये डाइपोज क्या होता है, डाइपोज एक ऐसी स्टेज है, मतलब कि अगर मैं बोलूं, जैसे एनिमल्स हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जा रहे हैं, डाइपोज ये तो एकदम से इंस्टेंटली, जैसी विंटर आई तो एनिमल्स चले गए हाइबरनेशन में, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं, तो एनिमल्स चले गए एस्टिवेशन में, समर स्लीप पे चले गए, ठीक है ना। लेकिन जो डाइपोज होती है, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है ना, पहले से ही प्री प्लान्ड होती है, ठीक है ना। जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है, पहले से ही प्री प्लान्ड होती है, ठीक है। और बस यही डिफरेंस है, मतलब ये हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि या तो एक्टिव स्टेज पे डाइपोज होगा, या फिर लार्वा स्टेज पे देखने को मिलेगा, या फिर प्यूपा स्टेज पे देखने को मिलेगा, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। बस फर्क इतना ही है, मतलब यहाँ पर भी ये जो स्टेज आती है, डाइपोज की जो स्टेज आती है, उस टाइम पे जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये प्री प्लान्ड होती है और जेनेटिकली कंट्रोल होती है। अगर एग वाली स्टेज पे डोरमेंट कंडीशन में जाना है, तो एग पे ही जाएगा, एग वाली स्टेज आएगी तो उसके बाद ही डोरमेंट कंडीशन में जाएगा। अगर प्यूपा की उस पे जाता होगा, तो प्यूपा की जब स्टेट आएगी, तो तभी डोरमेंट कंडीशन में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारी चारों कैटेगरी, चारों टाइप्स, ठीक है ना। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, इसमें हमें कन्फॉर्मर्स दिखा रखे हैं, इधर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, और जैसे जैसे इंटरनल
यहाँ पे इंटरनल लेवल है, ये इधर देखो बेटा, यहाँ पर इंटरनल लेवल है ये वाला और इधर एक्सटर्नल लेवल है, ठीक है ना। जैसे जैसे अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ रेगुलेटर्स की, ठीक है ना, रेड मार्कर से यहाँ पे रेगुलेटर को ड्रॉ किया हुआ है। रेगुलेटर मतलब कि इनका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो फिक्स है। यहाँ पे जो भी कोई पॉइंट है, सपोज करो ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर यहीं पर ये फिक्स है। लेकिन देखो एक्सटर्नल टेम्परेचर कभी यहाँ पे कितना होगा, सपोज करो यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ तक चले गए हम 45 डिग्री तक चले गए, तो मतलब इधर एक्सटर्नल टेम्परेचर में तो चेंज आ रहा है, लेकिन इनके इंटरनल टेम्परेचर ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ कन्फॉर्मर्स की, ठीक है ना, ग्रीन मार्कर से जो ड्रॉ किया हुआ है कन्फॉर्मर, जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटरनल टेम्परेचर, मतलब कि अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे गए तो यहाँ पे दूसरा उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज, इस तरीके से मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर वैसे वैसे इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कंफर्म। उसके बाद में कुछ होते हैं बेटा पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है ना। अब पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या होता है, जैसे कि कुछ टाइम तक तो ये कन्फॉर्मर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, और फिर ये रेगुलेटर्स की तरह हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट हो गया, इस पॉइंट तक आते, यहाँ इस टेम्परेचर तक सपोज करो, इस पॉइंट तक, यहाँ तक देखते हैं, इस पॉइंट तक तो ये कैसे काम कर रहे हैं, एज अ कन्फॉर्मर्स, ठीक है ना। और लेकिन उसके बाद में क्या कैसे हैं ये रेगुलेटर्स की तरह, ठीक है ना। उसके बाद में ये इनकी इंटरनल जो टेम्परेचर है वो उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है ना। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम पार्शियल रेगुलेटर्स बोलते हैं।